जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय बिहार सुपर टेट के लिए बहुत अच्छी प्रश्न की श्रृंखला चल रहे हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये बिहार जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाएं हैं सुपर टेट के लिए, उसमें कुछ प्रश्न टीचिंग स्किल के आएंगे और उसी स्किल को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। टीचिंग स्किल के बारे में आइए देर ना करते हुए पहले समझने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। शिक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्यों के प्रारंभिक दर्शन संविधान में कहाँ से होते हैं? अब ज़रा बताइएगा। संविधान में शिक्षा के संबंधित केवल दो, एक 21A अनुच्छेद है जहाँ से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसके? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21A में। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात कही गई है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात कही गई है कि आप इस बात को जोड़ा गया, 21A को जोड़ा गया। तो बात आती है कि शिक्षा का जो उल्लेख है संविधान के किस में है, तो आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्वों में है। इसका नीति निर्देशक तत्वों में है, इसका उल्लेख कहाँ है? नीति निर्देशक तत्वों में है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न का चलते हैं और प्रश्नों के भाव को समझते हैं। कह रहा है, प्रतिभावना बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबे होते हैं? देखिए, जो प्रतिभावना बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से कितने अधिक इंच ऊंचे होते हैं, ये तुलना करने की बात हो रही है। क्या 2 इंच, क्या 2 इंच 2.7 इंच, या 1 इंच, या 1.7 इंच? तो आप सभी लोग जानते हैं जो सामान्य बालक से ऊंचे बालक होते हैं, सामान्य बालक से प्रतिभावना बालक जो होते हैं वो 1.7 इंच क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। अगली बात की बात करते हैं, बालकों को शिक्षा के अवसर की मात्रा कितनी मिलनी चाहिए? आप बताइए। समान अवसर मिलना चाहिए, प्राथमिक अवसर मिलना चाहिए, प्रतिबंधित अवसर मिलना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? आप हमें जवाब दीजिए। क्या प्रारंभिक बालक को सामान्य अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सभी बालकों को पढ़ने लिखने का सामान्य अवसर मिलना चाहिए, ये RT एक्ट 2009 के अनुसार है। तो समान अवसर मिलना चाहिए, ना कि प्राथमिक अवसर पर सबको समान हो, प्रतिद्वंदात्मक अवसर मिले, ना तो इनमें से कोई नहीं। तो समान अवसर सब बच्चों को मिलना अनिवार्य है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के पास। चलिए, कह रहा प्रश्न, बालकों को खेल कूद तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को कराने से मूल्य का विकास होता है। क्या वैचारिक मूल्य का विकास होता है, बंधुत्व का मूल्य विकास होता है, हास्य समान मूल्य का विकास होता है, या इनमें से सभी का विकास होता है? देखिए, अगर बच्चा खेलता कूदता है तो उसमें विचार का कोई मतलब नहीं आएगा, काम खत्म। हास्यमान का कोई विसर्जन नहीं आएगा, ये भी खत्म। तो आप इनमें से कोई नहीं खत्म हो सकता है। देखिए, बंधुत्व का मतलब है अगर बच्चा एक दूसरे से खेलता है तो आपस में एक दूसरे से मेल व्यवहार की बात होगी। अगर एक दूसरे से मेल व्यवहार की बात होगी तो आपस में बंधुत्वों के मूल्य का विकास होगा, बच्चा अगर खेल कूद से पढ़ेगा तब। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो क्या स्कैनर ने, या मैकडूगल ने, या डेविड स्मिथ ने, या स्टेने हॉल ने? तो आप जानते हो स्टेने हॉल की एक प्रमुख
वो है, परिभाषा है, किशोरा अवस्था तूफान एवं चिड़चिड़ेपन या उथल पुथल की अवस्था है। इसको कहने वाले व्यक्ति कौन थे? स्टैने हॉल थे। ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और ये टीचिंग स्किल में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 यानी 146 की बात करते हैं। आइए प्रश्नों को समझते हैं, आसानी से फिर करते हैं। कह रहा है बच्चों में अच्छे कार्य करने का विकास किस सकारात्मक विधि से होगा? क्या भावनात्मक से, या लोचनात्मक से, या पुरस्कार से, या तुलनात्मक से? आप जवाब दीजिए। अगर बच्चों को अच्छा कार्य या सकारात्मक कार्य कराना है तो किसके द्वारा करा सकते हैं? आप भावनाओं में बह के नहीं करा सकते। लोचनात्मक, लोचन करके नहीं, किसी से तुलना करके नहीं करता हूँ बिगड़ जाएगा। आप छोटे छोटे पुरस्कार देंगे तो वो सकारात्मक सोच आ जाएगी उसके अंदर। ज़्यादा पुरस्कार भी नहीं देना, छोटे छोटे पुरस्कार देकर उसको सकारात्मक सोच की क्या करते हैं? पुरस्कार विधि द्वारा ही सकारात्मक सोच विधि से उत्पन्न होगा। जैसे एक बालक अगर कक्षा में पढ़ रहा है तो आप अगर उसको थोड़ा सा टाप करने पर अगर थोड़ी सी पुरस्कार दे दें, कापी कलाम दे दें, तब तो वो बनेगा। अब पहली रैंक दे दें क्लास में तब तो वो बनेगा, लेकिन अगर अब एक गाड़ी दे दें तो बिगड़ जाएगा। तो छोटे छोटे पुरस्कार देना चाहिए, इसलिए वहाँ से बच्चों की सकारात्मक विधि उत्पन्न होगी और अच्छे से पढ़ के हर बार पुरस्कार जीतने का प्रयास करेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 147 की। महाकवि टैगोर का शिक्षा के संबंध में क्या विचार था? क्या शिक्षक शिक्षा को प्रदान करता है, या शिक्षक एक मूल्य है जो शिक्षा के प्रति ऋणी है? शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, या शिक्षा एक दीपक है जिसे शिक्षक रोशन करता है? अब आप जवाब दीजिए, इसमें कौन सा विकल्प सही है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कौन सा विचार दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह विचार दिया था, शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। ये बात कही थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसको समझना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के इस लास्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, ज़रा बताइएगा हमें, प्रेरणा के मुख्य पक्ष कौन से हैं? प्रेरणा यानी दूसरों से सीख कर किसी काम को करना। आप करोगे कैसे? ज्ञानात्मक विधि द्वारा, क्रियात्मक विधि द्वारा, संवेगात्मक द्वारा, या ये सभी के द्वारा। प्रेरणा कैसे ली जाएगी? प्रेरणा के कौन कौन से पक्ष हैं? आपने देखिए, आपके अंदर ज्ञान होगा क्या सही है क्या बोध है, तो पहला नंबर ये तो होना अनिवार्य है। ठीक, ज्ञान होना चाहिए कि किससे क्या प्रेरणा लेनी। क्या बच्चा चोरी कर रहा, चोरी करना सीख लेगा? नहीं, प्रेरणा लेनी है। ठीक, अब प्रेरणा लोगे तो आपके मन में विचार करोगे क्या ये सत्य है या गलत है। सत्य और सही का विचार भी करना चाहिए, यानी ये भी सही है। आपने विचार कर लिया तो लागू कैसे करोगे, यानी सही भी करना है कि यही सत्य है और आगे कैसे करना है। तो इसमें ज्ञानात्मक भी होना चाहिए, संवेगात्मक भी होना चाहिए और क्रियात्मक भी होना चाहिए। प्रेरणा के मुख्य पक्षों में ये तीनों होना चाहिए, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलें अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अगले प्रश्नों को। अब प्रश्न आता है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास को पहले बाल शिक्षण शास्त्र के नाम से, शिक्षा शास्त्र के नाम से, बाल मनोविज्ञान के नाम से, या उनमें से सभी? आप जानते हो शिक्षा शास्त्र बाल मनोविज्ञान से लाख गुना अलग है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं हो सकता, तो डी भी विकल्प कट गया। उम्मीद समझते हैं, समझिए बातों को। क्या बाल शिक्षण शास्त्र कह सकते थे बालक के शिक्षाओं की विधि, शिक्षा के बारे में? नहीं। क्या बालक को सिर्फ शिक्षण विधि जानोगे? नहीं। इसलिए आप मिड डे मील सुविधाएं आपके यहाँ चल रही होंगी। मिड डे मील भोजन के समय भोजन जो दिया जाता है टाइम, दोपहर टाइम में, वो सुविधाएं क्या शिक्षण के लिए है? नहीं, उनके सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये भी विकल्प कट गया। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? पहले इसको किस नाम से जाना था? बाल मनोविज्ञान से।
यानी पहले बालक जो बाल विकास होता था, आज जो बाल विकास होता था बालक के शरीर का विकास करने थे, पहले बालक के मनों को विकास किया जाता था। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? यहाँ ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 150 की। किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति को किस प्रकार से गुजरना पड़ता है? क्या लंबी अधिगम प्रक्रिया द्वारा, संवेगात्मक प्रक्रिया द्वारा, या क्रियात्मक प्रक्रिया द्वारा, या ये सभी के द्वारा? अगर कोई व्यवसाय करने आए हो, जान लीजिए कोई दुकानदार, आप बिजनेस करना शुरू करते हो, जवाब दीजिएगा, मैं बिजनेस करना शुरू करते हो। अब बिजनेस करने में आप जवाब दीजिए, आप बिजनेस करना शुरू कर रहे हो और हमें बताइए कैसे सीखोगे आप? बिजनेस में आप तुरंत सीख लाते 1 रुपये का सौदा 10 रुपये बेच लेते हो, नहीं बेच पाते ना। पहले आप 2 रुपये 3 रुपये बेचते हो, फिर धीरे धीरे आप इनकम आप सोर्स करते हो, तब बढ़ाते हो। तो पहली बात, क्रिया तो करोगे, ये भी सही है, संवेग भी सही है, लेकिन ज़्यादातर आप कैसे सीखोगे? थोड़ा लंबी अधिगम प्रक्रिया के द्वारा सीखोगे। बिजनेस में कैसे मुनाफा ज़्यादा कमाया जाता है और कैसे कम कमाया जाता है। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? डी विकल्प हो जाएगा। आपको ये मेरी टीचिंग स्किल की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।